हेलो गाइस। तो गाइस आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल कहो आप, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड यहां से चालू हो जाता है। ठीक है, तो हम एक एक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर सिर्फ हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर बड़ा होगा। ठीक है, यहां पर हम इंडक्टिव इफेक्ट समझेंगे और उसका एप्लीकेशन भी समझेंगे, है ना। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो, है ना, बहुत कुछ समझ सकते हो। जैसे आपका एसिडिक नेचर हो गया, बेसिक नेचर, सब कुछ डिटेल आप समझ सकते हो। ठीक है, तो पूरा हम यहां पर बात करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट, है ना। तो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है। ठीक है, ये हमारा 3 नंबर लेक्चर है शायद। चलिए सिंपल हम हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब डिटेल समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पर जो है ना सिंगल बॉन्ड का कहानी होगा पहला तो इंडक्टिव इफेक्ट में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां से आपका आता है इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड यहां पर तो हम बात करेंगे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में यहां पर हम क्या सीखते हैं ना कि एक बॉन्ड से, यानी मतलब एक बॉन्ड में कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करता है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्प्लेसमेंट करता है कोवैलेंट बॉन्ड में, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है ये आपका 4 प्रकार होता है। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होता है किसमें, मतलब आपका कार्बन यानी कोवैलेंट कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेस, अब पूरा समझ में आएगा। सिंपल समझो कि जो कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 4 प्रकार होता है। ठीक है, पहला होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि अब हम बात करेंगे। अब समझ में आएगा, मैं जो जो बोल रहा हूं पहले लिखें अच्छे से पूरा समझ के। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। दूसरा आपका होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तीसरा आपका होता है, वो होता है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक और रिजोनेंस कहो, मेसोमेरिक और रिजोनेंस इफेक्ट कहो जो भी। ठीक है, इफेक्ट लिख दो। ठीक है, 4 नंबर हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन ये सब में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन का खेल होता है कि इलेक्ट्रॉन मतलब डिस्प्लेस करता है, कहीं पे पूरा शिफ्ट हो जाता है, पूरा लोन पेयर चला जाता है। तो ये सब कहानी हम पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ये। ठीक है, बाकी सब तो छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। चलिए हेडिंग डालें इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इसको आई इफेक्ट भी बोलते हैं। सबसे पहला लेटर ले गया आई इफेक्ट भी कहो। ठीक है, ये समझ में आ गया पूरा। तो हम एक एक डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ये होगा हमारा कहानी चलेगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्प्लेस करता है पूरा हम समझेंगे। वैसे इंडक्टिव का मतलब क्या होता है ना, सिंपल यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी चेंज होना, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है चेंज होना को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी चेंज होना। ठीक है, जैसे देखें बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं यहां पर कार्बन दिया है ना, इधर भी मान लो कार्बन है, इधर कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहां पर मान लो एक ग्रुप में लगा दिया, सपोज एक्स, और सपोज ये जो एक्स है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर
इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है, ये कार्बन से ज्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ये कार्बन से अगर ज्यादा है, ठीक है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है भाई जिसके साथ भी, ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ये कार्बन से अगर ज्यादा है तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ये बॉन्ड का जो 2 इलेक्ट्रॉन स्लाइटली इसके मतलब ये क्या करता है, घिसता है। ठीक है, मतलब ये जो है आपका जो भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जो भी मतलब जो कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो यहां पर होता क्या है कि ये जो X है, यानी ये जो एटम है, ये दोनों का बीच में जो बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। समझ में आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसका ज्यादा होता है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, पुल करता है, यानी कह सकते हैं ड्रैग करता है। ठीक है, तो ये अपने तरफ खींचता है, तो ये आपका स्लाइटली हल्का ये नेगेटिव शो करता है, ये हल्का पॉजिटिव शो करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक पोलराइजेशन हो गया, एक पोल क्रिएट हो गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो गया, पोलराइजेशन हुआ, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। हम ये फाजांस रूल में पढ़ चुके हैं ना, पोलराइजेशन। एक प्लस हो गया, माइनस हुआ। क्यों हुआ ये प्लस, क्यों माइनस हुआ, समझ में आया कि ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, सो ये क्या करता है, ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान सुनना, जब ये एटम अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इसका जो ऑर्बिटल शेप जो होता है ना भाई, अब भाई 2 एटम कैसे बने, मतलब जुड़े होते हैं, ऑर्बिटल से जुड़े होते हैं, तो ये इसका ये मतलब कार्बन का ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी इलेक्ट्रॉन है, ये हल्का सा इधर चला जाता है, यानी उसका शेप कुछ इस प्रकार हो जाता है। ठीक है ना, मतलब ये इस प्रकार का आ जाता है। ठीक है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, सो इसको हम नेगेटिव देते हैं और इसको हम पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, ये जो बड़ा दिख रहा है ना, वाइड दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि X जो है, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो क्या करता है, ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, तो हम ऐसे दिखाते हैं, है ना। यानी यहां पर कह सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल क्या हुआ, यहां पर ऑर्बिटल क्या हुआ, डिफॉर्म हुआ। क्या हुआ, डिफॉर्म हुआ, चेंज हो गया, ऑर्बिटल चेंज हो गया। ऐसा नहीं कि यहां पर पूरा का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाता है, ये पूरा ले जाता है और लीव कर जाता है, लीव नहीं करता है, लीव नहीं करता है, बस थोड़ा सा हल्का सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि इसका टेंडेंसी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है ना, तो टेंडेंसी होगा, तो अपने तरफ थोड़ा हल्का सा खींचता है, सो ये नेगेटिव हो जाता है पार्शियल, इसको पार्शियल पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, ये डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल, क्या होता है, पार्शियल, तो ये पार्शियल नेगेटिव शो करता है, ये पार्शियल पॉजिटिव शो करता है। इतना समझ में आ रहा है, फील आ गया। सो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, क्योंकि यहां पर चार्ज डेंसिटी थोड़ा चेंज हो गया ना, जितना यहां पर था वो चेंज हो गया, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, पार्शियल पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो यहां पर C, यहां पर मान लो यहां पर H है, मान लो यहां पर H जोड़ दिया, एक जगह पर H, तो हम जानते हैं कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 होता है, इसका 2.1 होता है। सो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सो ये हाइड्रोजन अपने तरफ नहीं खींच पाता है, तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं होता है। ठीक है, ऐसा ग्रुप यहां पर जुड़ना चाहिए जिसका कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होना चाहिए H कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, तब तो खींचेगा अपने तरफ। ठीक है, तो ऑर्बिटल डिफॉर्म हो जाता है, यानी पोलराइजेशन क्रिएट हो जाता है, सो इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए लिखते हैं कैसे डेफिनेशन हम, यानी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कार्बन यानी कोवलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर को जो अपने तरफ खींच रहा है ना, जो इफेक्ट हो रहा है यहां पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। लिख सकते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, आप यहां पर नहीं लिखें इसका डेफिनेशन ना, द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ shared
pair electron, the permanent displacement of shared paired electrons in a carbon chain, मतलब कार्बन चेन towards more इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप कहो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव है। यानी डिस्प्लेसमेंट, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, यानी ऐसा परमानेंट ही होता है ना। तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ए कार्बन चेन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कहां से कहां आया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ वो अपने तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। सो ऑर्बिटल का मतलब स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कम होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होगा क्योंकि ये यहाँ पर शेयरिंग हुआ है ना, तो हल्का से खींच लेता है, इसका पावर होता है, खींच लेता है तो इसका जो क्लाउड बढ़ जाता है ना, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल समझ में आया, पूरा समझ में आया, ठीक है। अब जैसे देखो मान लो और एक ठो चीज यहाँ पर समझना हो गया, मान लो मैं ये कार्बन लिया, इसके पीछे और एक कार्बन लिया, इसके पीछे और एक कार्बन लिया, ठीक है, और यहां पर मैं एक कोई मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, खींचेगा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये आपका हो जाएगा स्लाइटली नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अब ये जो जिस टेंडेंसी से ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, पूरा तो लेके नहीं भागेगा, अब हल्का सा खींचता है, तो ये खींचेगा, तो ये तो पार्शियल पॉजिटिव हो गया। क्या ये बगल वाला कार्बन में कुछ इफेक्ट करेगा, कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब ये खींच रहा है तो ये तो इसके साथ जुड़ा है ना, तो यहां पर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा, यानी इसका भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा इधर कम हो जाएगा, इधर चला जाएगा, है ना, तो ये स्लाइटली और कम पार्शियल पॉजिटिव दिखाएगा। फिर और पीछे जाओगे तो ये भी थोड़ा इससे कम पार्शियल पॉजिटिव दिखाएगा, कम मतलब कम, इधर डिक्रीज हो रहा है, यानी आप कह सकते हैं इधर आपका, इधर और भी जुड़ सकता है, ठीक है, इधर आपका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो रहा है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ा रहे हो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, मतलब यहां से ये जिस रेट में इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर मतलब इधर जो मूवमेंट होगा यहां पर कम होगा, इसके आगे जाओगे तो कम होगा, मतलब पीछे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा कम होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां पर थोड़ा कम हो जाएगा, यहां पर ज्यादा होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ध्यान सुना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है, तो यहां पर ज्यादा इफेक्ट करेगा, है ना, ज्यादा इफेक्ट करेगा। सो ये पार्शियल पॉजिटिव, और पीछे जाओगे इसके ऊपर थोड़ा कम इफेक्ट पड़ेगा, फिर इसके पीछे जाओगे तो थोड़ा कम पड़ेगा, ठीक है। यानी जैसे जैसे हम कार्बन चेन बढ़ाएंगे, है ना, ध्यान सुना, जैसे जैसे हम कार्बन चेन को बढ़ाते हैं, कार्बन चेन इंक्रीज करते हैं, ऐसे ऐसे आपका कार्बन चेन इंक्रीजेस as increases the displacement of electrons, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज। कार्बन चेन इंक्रीजेस एज डिक्रीज, ऐसे लिख सकते हैं अपने अनुसार, डिक्रीजेस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा है ना, इसको पूरा खींच रहा है, तो इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ा, ये तो पीछे है भाई, पीछे खींच रहा है हल्का हल्का, तो यहां पर थोड़ा कम पड़ेगा, इसके पूरा कम, इधर पूरा कम, ठीक है। वैसे तो कहा जाता है केमिस्ट्री में कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसका बस 2 कार्बन पे थोड़ा हल्का इफेक्ट पड़ता है, इसके आगे हम नेग्लिजिबल मानते हैं, यानी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, हम ऐसे मानते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये तो समझ में आ गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। सिंपल भाई, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जब कार्बन से जुड़ा होता है तो ये जो आपका हेलोजन ग्रुप कहो जो भी है ना, जिसका कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, वो अपने तरफ जब खींचता है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा अपने तरफ खींचता है, तो ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है, स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है। सो इसको हम क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। यानी द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ए कार्बन चेन है ना, कार्बन चेन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ खींच रहा है जो, ठीक है। तो यहां पर जो इफेक्ट होता है इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पर जो इंडक्टिव इफेक्ट का कुछ पॉइंट्स, इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिख लें, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहां पर नोट डालने, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, पहला कि देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट, there are no displacement of electrons in CH bond, ठीक है ना भाई। जैसे मैं बता दिया, यहां पर कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग सेम टाइप का होता है, डिफरेंस कम होता है। सो ये आपका एक तरह कह सकते हैं पोलर टाइप का, है ना, पोलर टाइप का। दूसरा, समझ में आया? तो यहां पर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होता है। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, ऐसा नहीं कि इधर से भी ऐसे नहीं आता है, ये पूरा मतलब न्यूट्रल है, ठीक है। दूसरा, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये परमानेंट होता है। क्या होता है? परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। आप उसको फिर आपस नहीं ला सकते, ये परमानेंट है, ठीक है। परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल दिख रहा है ना, मैं थोड़ा छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, दिख रहा है? चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल, मतलब ऐसा नहीं कि इधर आपका डिफॉर्म हो गया, मतलब इधर आपका इलेक्ट्रॉन चलाएगा फिर वापस आ जाएगा, ऐसे नहीं, ये परमानेंट होता है, ठीक है। 3 नंबर समझ में आ रहा है? इट अकर्स, लिखें, इट अकर्स ओनली सिग्मा बॉन्ड। अब भाई इंडक्टिव पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में होगा, डबल बॉन्ड में नहीं होगा, है ना। डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नोट करें, ठीक है। यानी डबल बॉन्ड का जो, सॉरी, सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर डिस्प्लेस होता है, ठीक है। चलिए और क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? 4 नंबर पॉइंट, ठीक है। ध्यान सुना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स do not leave their orbital, do not leave leave their orbital, यानी यहां पर इसका ये ऑर्बिटल, मान लो कार्बन, इसको मिटा देते हैं, चलिए। यानी कार्बन का कुछ ऑर्बिटल है, मान लो ये, और हाइड्रोजन का कुछ ऑर्बिटल है, दोनों कंबाइन हुए हैं, सिंगल बॉन्ड बनाए, सिग्मा बॉन्ड बनाए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ठीक है। ये दोनों को मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पर ये नहीं होता है कि ऑर्बिटल मतलब डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन डू नॉट लीव देयर ऑर्बिटल, मतलब यहां पर जो ये जो ऑर्बिटल पूरा ऑर्बिटल के अंदर कंबाइन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं जाता है, वही बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट लीव देयर ऑर्बिटल, यानी अपना ऑर्बिटल को छोड़ के नहीं जाते हैं, मतलब ये पर सेपरेट नहीं होगा, बस सॉरी ये आपका एक्स है ना, बस आपका डिफॉर्म हो जाएगा। ओनली स्मॉल चेंज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा चेंज होता है और सिंपल का वो डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। इतना लिखें 4 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट ये कह सकते हैं कि सिर्फ पोलर 4 नंबर क्या, 5 नंबर, ओनली पोलर compounds show इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल, आप फिर कंपाउंड पोलर मॉलिक्यूल्स लिख लो, पोलर मॉलिक्यूल्स, सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स ही इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। पोलर मतलब समझ में, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए, है ना। डिफरेंट लिखिए,
डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कार्बन का अलग है और एक्स में मान लिया कुछ भी हो सकता है, मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है ना, तो दोनों का सेम हो जाए। दोनों का अगर सेम हो जाएगा तो भाई कहाँ खींच पाएगा, है ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें इंडक्टिव इफेक्ट का। चलिए अब जैसे मैं बताया, समझ में आ गया ना भाई, पूरा क्लियर बात। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ना, जब एक कार्बन चेन में कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर ग्रुप जुड़ता है, तब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करता है, खींचता है, तो जो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इतना दूर तक समझ में आ गया, क्लियर बात, क्लियर बात। नोट कर लें, नोट कर लें। चलिए ठीक है, अब जैसे मैं बताया इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, और एक होता है माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब इसका कहानी क्या है। प्लस आई इफेक्ट तब होगा जब व्हेन, ध्यान सुनना, व्हेन substituent is attached, when substituent is attached to end of carbon chain is, ध्यान सुनना, is electron withdrawing group, withdrawing group, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसको सिंपल लिखते क्या है, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन यानी ई, विड्रॉइंग मतलब डब्ल्यू, ग्रुप मतलब जी, ज्यादा होगा तो एस लगा दो, प्लूरल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अगर कार्बन चेन में, ध्यान सुना, अगर कार्बन चेन में कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये आपका क्या है, सपोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ा है, यानी एक्स आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है ना। बैंक जाते हो ना फॉर्म भरने, विड्रॉ करने, पैसा निकालने, तो ये भी निकालता है पैसा, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालता है। ठीक है, मतलब निकालता है, पूरा नहीं निकाल के नहीं चला जाता है, यहाँ पर बस थोड़ा हल्का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी हल्का सा अपने तरफ खींच लेता है, क्योंकि इसका पावर है, इसका पावर है, किसका, इसका। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर थोड़ा स्लाइड इधर जाएगा और ऑर्बिटल कुछ डिफॉर्म हो जाएगा, तो ये यहाँ पर जो इफेक्ट होता है, यहाँ पर जो इफेक्ट, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो इफेक्ट होगा, यानी यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा बोल सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बहुत ग्रुप होता है, बहुत ग्रुप होता है। ठीक है, इसको आपको अभी याद करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा पावरफुल है, तो उसका अब मैं एक सीक्वेंस बनाऊंगा, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का अलग अलग टेंडेंसी होता है खींचने का। ठीक है, मान लो कुछ यहाँ पर क्लोरीन है, फ्लोरीन लग सकता है, तो सबका अलग अलग होता है, कोई ज्यादा खींचता है, कोई हल्का खींच पाता है। ठीक है, तो वो उसका मैं एक सीक्वेंस यहाँ पर बना रहा हूँ, थोड़ा याद कर लेना, बाद में अभी एप्लीकेशन में काम आएगा। इसका ज्यादा काम नहीं आएगा, सॉरी ये माइनस होता है, सॉरी माइनस का बताया, ये प्लस का है। ठीक है, चलिए ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ठीक है, चलिए मैं सीक्वेंस बनाऊँ, इसको ऑर्डर याद रख लो, इसको ऑर्डर याद रख लो, बहुत काम आएगा, है ना। ये ऑर्डर याद कर लो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये एक जगह पर
NR3 जुड़ा है प्लस, ठीक है, R जगह पर कोई भी एल्किल ग्रुप, या तो फिर ये सबसे ज्यादा होता है पावरफुल, तेजी से खींचेगा, है ना, यहाँ पर इफेक्ट ज्यादा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट आप कह सकते हैं। ये सीक्वेंस याद कर लो, नीट में भी पूछा था 2018 में, सीक्वेंस याद रखना। NR3 हो गया, NH3 हो गया, ठीक है, ये बॉन्ड दिखा रहा हूं मतलब ये यहां पर जुड़ेगा, NO2, ठीक है, और क्या आता है भाई NR3 NH3 NO2, और क्या होता है NR3 NH3 NO2, ठीक है। अब क्या आता है RSO2, क्या एक्ट होते हैं, हाँ SO2R याद रख लो, है ना। देखो सभी बुक में थोड़ा अलग अलग टाइप का देता है, मैं अपने अनुसार आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अपने अनुसार मतलब क्या, बुक में ये भी है, ठीक है, सभी बुक का अलग अलग सीक्वेंस होता है, याद कर रख लो। वैसे आप डिसाइड कर सकते हो किसमें ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, समझ में आएगा, मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे लिखें, NR3 NH3 NO2 SO2R CN, ठीक है। चलो मैं भी भूल जाता हूँ, चलिए याद रख लो, COH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। आयोडीन के बाद आएगा, बहुत बड़ा सीक्वेंस है, ठीक है, आयोडीन के बाद आएगा आपका OC6H5, ठीक है, फिर COOR, ये सब फंक्शनल ग्रुप याद है ना, याद है, जीओसी में करवा चुका हूँ ये सब, ये एस्टर का होता है, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा OR, ये ईथर का, ठीक है, या तो फिर OH लग सकता है, ठीक है। तो ईथर का जब यहाँ पर ईथर लगा रहेगा और OH लगा रहेगा तो और पूछेगा आपको किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, बोलना है क्या OR, तो इसीलिए ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, ठीक है। OH के बाद आपका आ सकता है OR OH, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर आपका आएगा शायद C6H5 आएगा, है ना, बेंजीन वाला, फेनिल आएगा, फिर आएगा क्या, फिर आएगा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 आएगा, फिर आपका D आएगा, ड्यूटेरियम और H, ठीक है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस याद कर रख लो, इसका मैं ट्रिक नहीं बताने वाला हूं, ठीक है, ठीक है। याद तो करना ही पड़ेगा, चाहे ट्रिक करो जो भी करो याद करना पड़ेगा, मैं भी बिना विदाउट ट्रिक का याद किया हूं, आप भी कर लें, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, NR3 NH3 हो जाएगा, 4-5 बार पढ़ लो, खत्म, लिख लो 4-5 बार, याद हो जाएगा। अब प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, सिंपल यहां पर मैं लिख देता हूं उसका डेफिनेशन। व्हेन सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये जो लगा रहता है ना, व्हेन सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड टू end of carbon chain is electron donating group, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसको हम लिखते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब EDG, है ना, प्लूरल होगा तो S, EDGS, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन को देगा, कार्बन चेन को देगा, यानी एंड में क्या लगना चाहिए, कार्बन चेन का एंड में इधर या फिर इधर एक ग्रुप लगना चाहिए, मान लो Y, जो कि क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन को देगा। अभी उल्टा सीक्वेंस आ जाएगा, ये इधर देगा, ठीक है, ये मान लो ये इधर दे रहा है, मतलब कार्बन खींच रहा है, तो ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, स्लाइट पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये यहाँ पर थोड़ा कम इफेक्ट आएगा, तो डेल्टा डेल्टा माइनस, डेल्टा 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 माइनस, ठीक है, इस प्रकार रहेगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, तो ये मजा से लेगा, ठीक है। इसका भी सीक्वेंस याद रख लो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसका भी ऑर्डर याद रख लो भाई, इसका ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ऑर्डर याद रख लो। सबसे पहले आता है O-, फिर आता है COO-, ठीक है, COO- के बाद आता है आपका
CH3 मतलब टॉर्सियरी वाला आ गया है ना, 3 कार्बन जुड़ा है कार्बन, यानी टॉर्सी वाले मिथाइल मतलब आपका एल्काइल ग्रुप आ गया। फिर सेकेंडरी वाला आएगा CH3 आ गया। फिर प्राइमरी वाला आएगा CH2 CH3। फिर आएगा आपका सिर्फ मिथाइल। फिर आपका आएगा D- और फिर आएगा H-। ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप D-। समझ में आएगा? ये सीक्वेंस याद कर लो, ये सीक्वेंस याद रख लो, आपको पता होना चाहिए ये सब। ठीक है, तब आप एसिड और बेसिक कैरेक्टर निकाल सकते हो, मतलब पता लगा सकते हो कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम होगा, ये सब बता सकते हो। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब ग्रुप में से कोई भी अगर यहाँ पर लग गया तो समझ जाना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वो देगा, लेगा नहीं, देगा। और अगर ये लग गया तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि ये सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। वैसे देखेंगे तो नाइट्रोजन सबका, सल्फर कार्बन सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए इतना लिख लें, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन। अब इंडक्टिव इफेक्ट तो समझ में आ गया हमको। अब हम इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से बहुत कुछ हम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कहीं पे अगर दिख गया कार्बन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो हम उसका एसिडिक नेचर भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मैं बताऊंगा सब। तो एप्लीकेशन हम हेडिंग डालेंगे। ठीक है, चलिए इतना लिख लें, फिर हम एप्लीकेशन बात करेंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन से सवाल बनता है। ठीक है, हाँ, अगर आपको बोर्ड में पूछ लिया कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट पूछ लिया, ठीक है, तो आप लिख सकते हो ये सब। एप्लीकेशन किसका इंडक्टिव इफेक्ट का, इंडक्टिव इफेक्ट का हम एप्लीकेशन देखेंगे। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इवन आपका ये बीएससी, अगर आप बीएससी वाले देख रहे हैं तो बीएससी में भी ये बहुत काम आता है, एमएससी में भी काम आता है। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म। ये जो एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, तो हम बहुत कुछ इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से बहुत कुछ निकाल सकते हैं। पहला तो हम देखेंगे रिएक्टिविटी, ध्यान सुनना, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स। अब भाई एल्किल हैलाइड्स, एल्किल मतलब R, हैलाइड यानी हेलोजन है ना X। ये स्पेशल ये कंपाउंड का हम रिएक्टिविटी पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सो अपने तरफ खींचेगा। सो हम इसके मदद से, यानी इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, यानी इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, है ना। तो हम रिएक्टिविटी पता लगा सकते हैं। रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है? जो कि मतलब रिएक्टिविटी मतलब जो रिएक्टिंग अकेले, भाई कौन कितना ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे देखो समझ में आ जाएगा। मान लो मैं यहां पर एक, ठीक है, अब जैसे देखो मैं अगर पूछूं CH3Cl है, CH3Cl है, और CH3 मान लो Br है, और मान लो CH3 Br F है, तो किसका, Br नहीं, इसको मैं I ले लेता हूं। ठीक है, अब किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा? ये कार्बन का ज्यादा होगा कि ये कार्बन का ज्यादा होगा कि ये कार्बन का ज्यादा होगा? अब सुनना, CH3Cl मतलब क्लोरीन का, हम अभी सीक्वेंस में बताया था, सीक्वेंस क्या होता था? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपका क्या है? -I इफेक्ट। क्या है? X है ना, -I इफेक्ट, हेलोजन माइनस आता है। ठीक है, तो क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, मैं सीक्वेंस बताया था, -I इफेक्ट शो करता है। सो क्लोरीन क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ तेजी से खींचेगा।
अगर तेजी से खींच रहा है तो ये पार्शियल नेगेटिव भी पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये भी खींचेगा, लेकिन इसका जो खींचने का जो ताकत है ना, मतलब पावर थोड़ा कम हो जाएगा। सो ये पार्शियल नेगेटिव तो होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, पार्शियल, ये पार्शियल नेगेटिव। सो अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर प्लस है, मतलब यहाँ पर रिएक्टिविटी, मतलब यहाँ पर प्लस लग गया, मतलब ये Cl माइनस लग गया, मतलब और कोई, मतलब कोई ग्रुप आके यहाँ पर जुड़ सकता है, प्लस है ना। अब दूसरा ग्रुप जुड़ सकता है जिस ग्रुप में माइनस होगा, तभी ना प्लस को अटैक करेगा। कुछ भी हो सकता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल माइनस वाला होता है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन भर भर के होता है, तो आके इधर अटैच होगा, तो ये Cl फिर जाएगा, भागेगा, ठीक है। इसका तो रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, समझ में आया। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, या तो फिर आप याद रख लो माइनस आई इफेक्ट का सीक्वेंस, क्लोरीन का ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, फिर बी आता है, फिर आप बी आर आता है, फिर आई आता है। सो क्लोरीन मस्त खींचेगा तेजी से, सो ये प्लस हो गया मतलब रिएक्टिव हो गया। वैसे ये भी रिएक्टिव है, लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसका है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये सिर्फ हेलोजन मतलब एल्किल हैलाइड का है, यानी ये आपका क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आइडोमीथेन, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको ऐसा कर दिया, ये CH3 है ना, मान लो मैं इसको ऐसे कर दिया, CH3 H को हटाया, 3 H है ना, तो हटाया मैं यहाँ पर कुछ ऐसे दे दिया, H जगह पर मैं H3 दे दिया, और यहाँ पर Cl लगा दिया, ठीक है। और एक में दिया CH3, यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर H, यहाँ पर मान लो Cl लगा दिया, और मैं CH3, CH2 और यहाँ पर Cl लगा दिया, और एक CH3 Cl लगा दिया। अब किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा? अब भाई देखो, ध्यान सुनना, ये क्या है, CH3 मिथाइल ग्रुप क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है ना, मैं बता प्लस आई इफेक्ट, देखो भाई लास्ट में होगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यानी मस्त ये इलेक्ट्रॉन को देगा मजे से, ठीक है। तो ये मजे से लेगा, यानी ये डेल्टा माइनस होगा, ये डेल्टा प्लस हो, ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी मस्त ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, मस्त खींचेगा, यानी ये पूरा का पूरा प्लस आ जाएगा, ये माइनस हो गया, यानी पूरा ये खींच रहा है, तो पूरा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 2 प्लस आई ग्रुप जुड़ा है, प्लस आई। यहाँ पर देखेंगे सिर्फ एक प्लस आई ग्रुप लगा है, यहाँ पर भी एक लगा है, लेकिन छोटा कार्बन, एक ही कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन है। तो भाई सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 आई ग्रुप जुड़ा है। ध्यान सुनना, जितना प्लस आई इफेक्ट आएगा कहाँ पर, कार्बन ऑन कार्बन, वो आपका उतना रिएक्टिविटी होगा, ठीक है, ज्यादा होगा। समझ में आया कुछ, ठीक है। तो ऑर्डर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। आप कह सकते हैं ये आपका टर्शियरी है, थर्ड डिग्री हेलो अल्केन्स या फिर एल्किल हैलाइड है। ये सेकंड डिग्री, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो सेकेंडरी। ये आपका प्राइमरी, और इसको भी प्राइमरी को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पूरा क्लियर बात। क्या जुड़ा है, 1 2 3 जुड़ा है ना, तो मस्त इलेक्ट्रॉन देंगे तो मस्त लेंगे, ये लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मस्त खींचेगा अपने तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा यहाँ पर, अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। सो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल यानी पॉजिटिव स्पेसी, कुछ भी नेगेटिव ग्रुप आके जुड़ सकता है मस्त, ठीक है, नेगेटिव आके जुड़ सकता है। समझ में आ गया, यानी आप कह सकते हैं कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड का ज़्यादा, मतलब ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। ये तो पहला एप्लीकेशन गया कि आप बता सकते हैं कि एल्किल हैलाइड में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट का। अब इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से
हम डायपोल मोमेंट भी बता सकते, बता तो नहीं सकते एक्चुअल में कितना होगा, लेकिन मतलब ये बता सकते हैं कि डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। ठीक है, अब दूसरा एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, ठीक है, हम म्यू में दिखाते हैं ना डायपोल मोमेंट को। ठीक है, अब जैसे मैं आपके पास एक सिंपल मीथेन रख दिया, H H H H, और एक रख दिया, एक H को हटाया और इसके जगह पर मैं एक क्लोरीन लगा दिया। और क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विड्रॉ करता है ना, खींचता है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट होता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब मैं पूछा आपको ये दोनों में से किसका डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा, यानी ज्यादा होगा। डायपोल मोमेंट का मतलब जानते हैं ना, ठीक है, जो ज्यादा तेजी से खींचेगा उसका ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी उसका ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा। अब हम ये आगे भी पढ़ चुके हैं, सिर्फ अगर मीथेन है, ये आपका क्या है, मीथेन, ये मीथेन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर कोई, मतलब कोई भी दोनों में से कोई भी एटम आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं करवाता है। ठीक है, यहाँ पूरा ऐसे न्यूट्रल टाइप का रहता है, तो यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, नो डिस्प्लेसमेंट, हम आगे भी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट होगा जीरो होगा, क्या होगा, जीरो, हम मानते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होता है, तो कोई यहाँ पर खिंचाव नहीं होता है, ना ये खींचता है ना ये खींचता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो क्लोरीन ज़्यादा वैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज़्यादा है कार्बन से, तो अपने तरफ ये क्या करेगा, खींचेगा। अगर खींचेगा तो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एक डाइपोल, इसको हम बोलते हैं डाइपोल, मतलब पोल बन जाता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, तो जितना भी होगा, लेकिन इससे तो ज़्यादा ही होगा, तो हम ये बता सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। यानी सिंपल डाइपोल मोमेंट चेक करने का, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, यानी माइनस आई इफेक्ट लगा है, तो उसका मतलब डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे देखो, अगर मैं ये चीज़ को ऐसे मैं कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो CH3 लगा दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया, और इसको मैं लिखा CH3Cl। अब इसकी ये दोनों में से किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली भाई यही होगा ना। या अगर यहाँ पर ये कार्बन में देखें तो एक तो हाइड्रोजन लगा है, उसके पास में एक CH3 जुड़ा है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी प्लस आई शो करता है ये। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को देगा, अगर इलेक्ट्रॉन को देगा तो कहाँ होगा भाई, नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मतलब अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका तो जीरो ही हम मानते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको भूल जाओ। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बेंजीन का सवाल ज़्यादा बनता है, ध्यान सुनना। अब जैसे मैं आपको इस प्रकार का बेंजीन बनाया, ठीक है, ये बेंजीन है आपका, ठीक है, और एक बेंजीन बनाया, और एक बेंजीन बनाया, ठीक है। मान लो यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा दिया, ये क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, ये क्लोरीन लगा दिया, ये क्लोरीन लगा दिया। अगर इसको देखेंगे, दो क्लोरीन ऑर्थो में है और ये मेटा में है और ये पारा में। अब डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा भाई, या तो फिर करो इसका ऑर्डर निकालो, किसका ज़्यादा, ऑर्डर निकालो इसका, किसका ज़्यादा होगा। ध्यान सुनना, जो आपका ऑर्थो होता है, अगर ये क्या है भाई, माइनस आई है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी क्लोरीन खींचता है अपने तरफ, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, मतलब ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ठीक है, अगर इसका हम रिजल्टेंट देखेंगे, ठीक है, अगर हम सीधा ऐसे पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, इसका रिजल्टेंट अगर हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा, रिजल्टेंट ये आएगा। वैसे इसका जो एंगल होता है ना, इसका जो एंगल होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसका अगर हम ऐसे पीछे ले आएंगे, ऐसे पीछे ले आएंगे, इसका रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार आएगा। ये आपका होता है 120 डिग्री, कितना होता है 120, इसका होता है 120 डिग्री। और इसका देखेंगे तो पूरा यहाँ से ये
है ना। रिजल्टेंट तो ये अपने इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ठीक है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। वैसे तो इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों का तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है और ऊपर से ऑपोजिट में है दोनों, ये ऊपर खींच रहा है और एक नीचे खींच रहा है, तो डायपोल मोमेंट 0 हो गया। ये तो 0 होगा, यानी ये तो लास्ट में ही आएगा, ठीक है, और ये आएगा और फिर ये आएगा। ये समझ में है ना। ध्यान सुनना, ऑर्थो का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेटा, ठीक है, तो इसका ज्यादा होगा, फिर मेटा, फिर पारा। तो ये चीज आ जाता है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे डायपोल मोमेंट हम बात कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में शायद, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट मदद से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, और एक चीज अगर मैं पूछ लिया, समझ में आ गया ना, ऑर्थो का ज्यादा होगा अगर सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेम ग्रुप मतलब समझ रहे हो ना, मतलब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ग्रुप ऑर्थो में और मेटा में, पारा में लगाए तो ऑर्थो का सबसे ज्यादा होता है। जैसे मैं पूछा CS3 Cl CS3 Br और CS3 I दे दिया, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? जो ज्यादा खींचेगा, जिसका -I इफेक्ट ज्यादा होगा, उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ध्यान सुना, जिसका -I इफेक्ट मैं सीक्वेंस बता चुका हूं, माइनस ज्यादा होगा, डायपोल मोमेंट उसका उतना ज्यादा होगा, ठीक है। सीक्वेंस में बता चुका हूं, क्लोरीन पहले आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आपका आयोडीन आता है, सो डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा। समझ में आ गया पूरा कहानी, पूरा क्लियर? तो ये सिंपल आप डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। अब जो मेन हमारा है वो है आपका एसिड, रिलेटिव एसिड, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हम निकालेंगे। यानी हम चेक करेंगे कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड का हो, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसका कम होगा, पूरा हम बात करेंगे। किसके मदद से? इंडक्टिव इफेक्ट से। अब 3 नंबर हम बता सकते हैं, 3 नंबर एप्लीकेशन रिलेटिव लिखें, मतलब कंपेयर कर सकते हैं, है ना। 3-4 आपके पास मॉलिक्यूल है तो किसका मतलब कंपेयर कर सकते हैं, किसका कौन ज्यादा एसिडिटी होगा, कौन कम होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक, हम एलिफेटिक का बात करेंगे, ठीक है। एलिफेटिक COOH यानी एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम बात करेंगे, ठीक है। वैसे अल्कोहल भी आपका एसिडिक नेचर का होता है, उसका भी हम देखेंगे। अब ध्यान सुनना, पहले तो हम अब देखेंगे एलिफेटिक यानी सिंपल कार्बन वाला चेन, स्टेट चेन का, यानी जो आपका एसिड होता है ना, मिथानोइक, इथानोइक, जो भी एसिड होता है आपका, ये सब का हम क्या देखेंगे? एसिडिक रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे। मान लो 2-3 अलग अलग दे दिया एसिड, मान लो एक तरफ एसिटिक एसिड दे दिया, एक तरफ प्रोपानोइक एसिड दे दिया, और पूछा आपको किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो आप इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से आप बता सकते हो। ये पूछता है। चलिए पहले मुझे बताओ एसिड क्या होता है। एसिड मतलब वो होता है, वो ग्रुप होता है जो कि H+ दे सकता है, यानी H+ यानी प्रोटॉन दे सकता है, यानी which can give off a proton, प्रोटॉन मतलब H+ जो दे सकता है, या तो फिर आप ऐसे कह सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, ये के भी कह सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को which can accept इलेक्ट्रॉन पेयर। कोई भी स्पेसीज से अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर पा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर मुझे बताओ, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH होता है, ठीक है। अब यहां पर ये तो H+ दे सकता है क्योंकि यहां इसके पास हाइड्रोजन है, तो यहां पर RCOO- बन सकता है, मतलब H+ दे सकता है, ये H+ दे सकता है,
H प्लस दे सकता है। तो डिपेंड करेगा यहाँ पर जो H लीव करेगा यानी H प्लस देगा तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, R के ऊपर। R मतलब कुछ भी ग्रुप हो सकता है, ध्यान सुनना। अगर R जगह पर माइनस ग्रुप लगा है, माइनस I ग्रुप लगा है, तो उसका एसिडिटी ज्यादा होगा, यानी मोर एसिडिक होगा बोल सकते हैं। एसिडिटी ज्यादा होगा, एसिडिटी इंक्रीज करेगा, कहो इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर प्लस ग्रुप लगा है, यानी प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये आपका होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, खींचेगा। अब सोच के देखो, अगर ये आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर खींच रहा है सभी इलेक्ट्रॉन को, तो भाई ये भी सब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो भाई ये आराम से हाइड्रोजन लीव हो जाएगा, यानी H प्लस दे देगा। सो हम कह सकते हैं एसिड, यानी उतना वो एसिडिक नेचर का होगा, यानी उसका स्ट्रेंथ उतना होगा। अब I प्लस क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन देता है। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो भाई हाइड्रोजन क्यों जाएगा, वो तो सेटिस्फाई, इलेक्ट्रॉन है, मस्त बॉन्डिंग बनाया है, ठीक है। ऐसा ग्रुप हमको चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अगर खींचता है तो हाइड्रोजन लीव हो जाएगा, है ना, चला जाएगा, यानी एसिड हो जाएगा, है ना। प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अगर प्लस आई दिख गया तो एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आ गया। एग्जांपल लेंगे, टेंशन मत लो, लिख लें पहले इतना, चलिए लिख लें इतना। अगर एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का बात कर रहा हूं मैं, COH का, है ना। अगर यहां पर ग्रुप माइनस I ग्रुप लग गया, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी जितना मैं बताया हूं माइनस I ग्रुप सीक्वेंस, अगर वो लगा रहेगा, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जैसे मैं आपको पूछ लूं, चलो बताओ किसका एसिडिटी ज्यादा होगा, CH3COOH, चलो इसको अच्छे से लिखते हैं, CH3COOH और CH3COOH, किसका ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा, कौन ये दोनों में से कौन मतलब मोर एसिडिक होगा, है ना, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। देखो यहां पर ये क्या है, प्लस आई है, प्लस आई क्या करता है, एसिडिटी डिक्रीज करता है। यहां पर क्लोरीन क्या है, माइनस आई है, ये बढ़ाता है, ठीक है। यानी ये जो है इलेक्ट्रॉन देगा, अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो H क्यों जाएगा। अब कोई ग्रुप लीव कब करता है, मतलब छोड़ के कब जाता है, जब उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता है, जब वो पोजीशन में खुश नहीं होता है तब तो जाता है लीव। यानी ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्यों जाएगा, ये तो पेट भर के बैठेगा ना। यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये खींचेगा अपनी तरफ, और खींचेगा तो ये चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगा तो हाइड्रोजन लीव कर जाता है, ठीक है। तो इसका अगर ये हाइड्रोजन लीव कर जाएगा यानी सो एसिडिक हो जाएगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, यानी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मोर एसिडिक होगा, ठीक है ना। चलिए इतना लिखे तो पहले, फिर हम बहुत कुछ इसका सिचुएशन देखेंगे, अलग अलग सिचुएशन, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर ये माइनस आई में भी वो होता है भाई, ध्यान सुनना। देखिए जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ध्यान सुनना, जैसे मैं CH2COOH दिया और यहाँ पर मान लो फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है, और एक में क्लोरीन लगाया, CH2COOH लगा दिया। अब भाई दोनों ही आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी दोनों ही माइनस है, ये भी माइनस ग्रुप में आता है, ये भी माइनस ग्रुप में आता है, ये भी अपने एक तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा। ये अगर अपने तरफ खींचेगा तो H मस्त इजीली रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर भी खींचेगा तो S मस्त रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो माइनस आई लगा है, ये F सबसे ज्यादा मतलब इसका माइनस आई इफेक्ट शो करता है, फिर ये आपका करता है, ठीक है, जो मैं सीक्वेंस बताया था ना। वैसे भी फ्लोरीन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी अपने तरफ मस्त खींचेगा। सो इसका जो होगा ज़्यादा होगा टेंडेंसी खींचने का, ड्रैग करने का, ठीक है। तो इसका
कम होगा। सो ये ज्यादा मोर एसिडिक होगा, ये मोर एसिडिक, और ये आपका लेस एसिडिक। बात समझ में आ रहा है भाई? अब डाउट कुछ भी नहीं रहेगा आपको, ठीक है? क्लियर बात? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर मैं आपको इस तरह का पूछ लूं, ठीक है, क्लोरीन CH2 COOH, ठीक है, और एक में दिया CH, चलो यहाँ पर Cl लगा दिया मान लो, और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, और इसको मैं दे दिया चलो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? अब यहाँ पर गौर से देखना, यहाँ पर नंबर ऑफ मतलब जो COOH ग्रुप यानी जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इसका बगल वाला कार्बन 1 है। यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इसका बगल वाला कार्बन 2 है। 2 के बाद क्लोरीन लगा है, यहाँ पर 1 के बाद क्लोरीन लगा है, और दोनों ही क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अब दोनों तो सेम जैसा लग रहा है, ये भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, यानी दोनों ही एसिडिक होंगे, लेकिन कौन ज्यादा होगा? अब ध्यान सुनना, एक पॉइंट नोट करो, अब पॉइंट नोट करते जाना है आपको, ठीक है? लेकिन यहां पर गौर से देखेंगे तो ये जो है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये सब्स्टिट्यूएंट बगल वाला मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट जो कार्बन चेन में लगा है, वो कार्बन चेन में एक कार्बन है, यहाँ पर एक 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बाद क्लोरीन है। ध्यान सुनना, जब सब्स्टिट्यूएंट का यानी -I ग्रुप जब बहुत दूर होता है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, क्योंकि वो उतना तेजी से नहीं खींच पाएगा, बहुत दूर है, तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते होते तो खत्म हो जाएगा एनर्जी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली जुड़ा है, मतलब एक कार्बन से के साथ जुड़ा है, सो ये आराम से खींच सकता है यहाँ पर इजीली। यहाँ पर मोर इजीली लिख सकते हैं, मोर इजीली H+ रिमूव, यहाँ पर इजीली आपका H+ रिमूव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से लगा वो कार्बन फिर एक कार्बन से लगा है, ठीक है ना? तो थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इफेक्ट यहाँ पर कम पड़ेगा, सो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो पॉइंट नोट करना कि ऐसे लिखना, ठीक है? डिस्टेंस ऑफ -I ग्रुप increases from the substituent मतलब ये है ना, substituent from the substituent decreases the acidity। अगर कार्बन चेन बढ़ रहा है, मतलब बहुत दूर में है, अगर क्लोरीन डिस्टेंस बढ़ेगा तो एसिडिटी कम होगा, यानी लेस आपका एसिडिक होगा। ये मोर एसिडिक हुआ, ये मोर एसिडिक होगा, और ये आपका लेस एसिडिक होगा। अब देखो, ये तो मैं आपको माइनस वाला दे दिया, ये दोनों क्या था? माइनस था, ये भी माइनस था, और डिस्टेंस का यहाँ पर कहानी था कि डिस्टेंस जो पास में रहेगा -I ग्रुप वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जो दूर में रहेगा वो आपका कम एसिडिक होगा, ठीक है? अब अगर ध्यान सुनना, ये समझ में आ गया पूरा? अगर मैं यहाँ पर -I जगह पर मान लो कोई एक +I जोड़ दिया, ठीक है? अब ध्यान सुनना, ये समझ में आ गया पूरा? चलिए, जैसे मैं एक लिया HCOOH, CH3COOH और C2H5COOH। चलो इसको मैं C2 ऐसे लिखता हूँ, CH3 CH2 COOH। अब बताओ किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, यानी कौन यहाँ में से कौन मोस्ट एसिडिक होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा किसका? देखो, अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर जो H है, यहाँ पर जो H है ये आपका -I होता है, लेकिन H का तो बहुत कम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है? लेकिन हम सीक्वेंस में पढ़े थे ना, ठीक है? ये -I है, ये आपका, ये देखो +I है, और ये आपका
ये भी प्लस आई है, अब ध्यान सुनना। ये तो माइनस आई में आता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्लस प्लस है तो भाई इसका ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वैसे हाइड्रोजन का तो पावर ही नहीं होता है खींचने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर भी हो सकता है इसका पावर ज़्यादा होगा। क्यों? यहाँ पर प्लस आई मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं दोनों, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अभी ये डोनेट कर रहा है तो हाइड्रोजन रिमूव उतना तेजी से नहीं हो पाएगा, मतलब बिल्कुल ही नहीं होगा आप कह सकते, लेकिन यहाँ पर होगा। तो फॉर्मिक एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, फिर आपका आता है एसिटिक एसिड, फिर आपका प्रोपानोइक एसिड। क्यों? ये देखो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C2H5 है, तो प्लस आई का मैं बताया ना सीक्वेंस, पहले आता है कौन? पहले ये आता है CH3 आता है, फिर सॉरी पहले आता है हाँ CH3 आता है, सॉरी पहले आता है ये आपका CH3 CH2 आता है, फिर आता है CH3, लास्ट में आता है। लास्ट में आ रहा है मतलब ये ज़्यादा एसिडिक होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कम कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कम करता है, ये ज़्यादा करता है, सो ये ज़्यादा डोनेट कर रहा है मतलब कम एसिडिक होगा, ये ज़्यादा होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है। और ये कह सकते हैं, यहाँ पर नोट डाल सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगा, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, यानी एल्किल ग्रुप बढ़ेगा। देखो यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर एक कार्बन था, यहाँ पर एक दो कार्बन था, तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड घटेगा, कम होगा, है ना। यानी आप ये पॉइंट नोट डाल सकते हैं, पॉइंट नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ alkyl group increased, number of alkyl groups are increased as decreased acidic strength। एसिडिक स्ट्रेंथ दिख रहा है ना, थोड़ा मैं हड़बड़ी से लिख रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स आर इंक्रीज्ड एज डिक्रीज्ड एसिडिक स्ट्रेंथ, सिंपल लिखा मेरी लैंग्वेज में, ठीक है। नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स आर डिक्रीज्ड एज डिक्रीज्ड एसिडिक स्ट्रेंथ, अपने अनुसार लिखो, किताब सब में मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे से एल्किल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, कम होगा, ठीक है। अब और एक सुनना, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज with increased branch chain एल्किल, अब लिख सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा विथ इंक्रीज ब्रांच चेन एल्किल। अगर ब्रांच मतलब एल्किल ग्रुप बढ़ रहा है, ब्रांच ज़्यादा हो रहा है, तो उसका क्या होगा, एसिडिक नेचर यानी इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा उतना कम होगा। जैसे देखो, मान लो यहाँ पर ये कार्बन में 3, मान लो ये कार्बन, मान लो यहाँ पर है कुछ इस प्रकार, यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, और यहाँ पर COOH लगा है, ठीक है। यहाँ पर 3 ठो एल्किल ग्रुप लगा है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर 2 R रख दिया और एक HCOOH रख दिया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक R रखा, CH2 रखा, COH रख दिया। अब मैं यहाँ पर मान लो सिर्फ यहाँ पर CH3 रखा, CH3 COOH रखा। अब ध्यान से सुनना, क्या बोला मैं, जैसे जैसे आपका जो ब्रांच चेन एल्किल बढ़ेगा वैसे से एसिडिक स्ट्रेंथ आपका कम होगा। तो सबसे ज़्यादा ब्रांच ये है क्योंकि 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो इसका सबसे कम होगा। फिर यहाँ पर 2 है तो इसका कम होगा, फिर इसका थोड़ा ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, ये आपको मोर एसिडिक है, सबसे ज़्यादा उसका होगा, सबसे कम ये होगा। देखो यहाँ पर एक CH3 था, यहाँ पर एक R जुड़ गया, एक R
जुड़ गया, यहाँ पर कुछ नहीं जुड़ा है ना CH3, फिर इसके आगे फॉर्मिक एसिड होगा HCOOH, ठीक है। तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ाते जाओगे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होते जाएगा। तो ये आपका लिस्ट होगा लेस एसिडिक। अब लेस एसिडिक यानी यहाँ पर मोर बेसिक आप कह सकते हैं, है ना। चलिए जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, चलिए मान लो ये इस प्रकार दे दिया CH3 CH COOH CH3 दे दिया, ठीक है। ऑर्डर बताना। अब यहाँ पर CH3 CH2 COOH दे दिया, ठीक है। 1 2 3, चलो मैं यहाँ पर ये लिख, चलो इसको मैं रुक जाओ, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर ये वाला CH ऐसे लिखा CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। और एक बनाया मैं CH COOH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 बनाया, 1 2 3 1 2 3। और एक में बनाया CH CH3 CH2 COOH। अब देखो, सबसे ध्यान सुनना, ये तो मैं लिख लिया हूँ ना भाई, सॉरी। यहाँ पर मैं बनाया CH3 COOH, ठीक है। सबसे ज़्यादा ब्रांच इसमें है, यहाँ पर एक ही R है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर 3 जुड़ा है। तो जिसका जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगा वैसे वैसे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम इसका होगा, फिर ये आएगा, ठीक है, फिर ये आएगा, यानी सबसे ज़्यादा ये एसिडिक, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ये लेस एसिडिक होगा। क्लियर बात। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगा, देखो यहाँ पर 1 R था, यहाँ पर 2 जुड़ गया, यहाँ पर 1 2 3 जुड़ गया, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। बात क्लियर है, पूरा क्लियर है। हाँ, और एक ध्यान से सुनना, और एक पॉइंट नोट करना, ये तो समझ में आ गया। और एक पॉइंट, नंबर ऑफ -I ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहो, नंबर ऑफ -I ग्रुप अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ -I ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक और एसिडिटी इंक्रीज करेगा। लिख दो एसिडिटी, अपने अनुसार लिख सकते हो ना, एसिडिटी इंक्रीज करेगा। क्या बोला, नंबर ऑफ -I ग्रुप बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे देखना, जैसे मैं CCl Cl Cl, ये सब क्या है भाई साहब, ये भी माइनस है, ये भी -I है, ये भी -I, 3 I ग्रुप है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर और एक रखा CH Cl2 रखा, चलो CH2, यहाँ पर बस एक Cl रखा, और यहाँ पर बिल्कुल भी मैं नहीं रखा, चलो यहाँ पर एक Cl, ठीक है। अब अगर मैं इसका ऑर्डर देखूँगा, ठीक है, चलो मैं यहाँ पर CH3 लग दिया, CH3 COOH, ठीक है। ये क्या कर दिया मैं, सॉरी, यहाँ पर COOH होगा, ठीक है, और यहाँ पर CH 1 2 3 4 है, यहाँ पर मैं एक Cl रखा, ठीक है, 2 हुआ, 2 3 4 COOH हो गया, और यहाँ पर बस मैं CH3 COOH रखा। अब ऑर्डर बताओ, क्या बोला मैं, -I ग्रुप जितना बढ़ेगा एसिडिटी उतना बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा -I ग्रुप, ये तो सब मस्त इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, बहुत पावर हो जाएगा इसका, तीनों मिल के खींचेंगे तो आराम से हाइड्रोजन रिमूव होगा। यहाँ पर तो 2 खींचेंगे ना, 2 खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, लेंगे, तो यहाँ पर 1 है तो इसका पावर थोड़ा कम होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका पावर और कम होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, ये, फिर ये, फिर ये। तो इस तरह पूछ सकता है, ध्यान देना। क्या बोला कि नंबर ऑफ I ग्रुप, अगर I ग्रुप बढ़ रहा है,
आई ग्रुप बढ़ रहा है, माइनस आई ग्रुप, ये माइनस है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ करते हैं वो ग्रुप अगर बढ़ रहा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, यानी सबसे ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ इसका होगा, फिर ये और फिर वो। ठीक है, समझ में आ गया। ये था सिंपल आपका एसिडिक और रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम बात करेंगे थोड़ा एल्कोहल का, ठीक है, फिर हम बेस का बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एल्कोहल का। समझ में आ गया पूरा? रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ यहाँ पर गलती लिख दिया भाई, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक। चलो ठीक है, पूरा क्लियर हो रहा है। अब एल्कोहल, अब भाई एल्कोहल के पास तो OH मतलब H होता है, तो वो भी आपका एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, उसका भी हम स्ट्रेंथ मतलब कंपेयर करेंगे। कितना? 4 नंबर ना, 4 नंबर एप्लीकेशन। रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल ROH। ठीक है, अब मुझे बताओ एल्कोहल एसिडिक जैसा शो करेगा ना, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि एल्कोहल के पास एक H है। ठीक है, तो ये आपका H यहाँ पर रिमूव हो सकता है, यानी RO माइनस बन सकता है। ठीक है, H प्लस में H प्लस दे सकता है, यानी एसिडिक हो जाएगा ये भी। लेकिन डिपेंड करेगा इसके ऊपर यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा है। सेम प्रोसेस, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो एसिडिटी ज़्यादा होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, एसिडिटी ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी माइनस आई इफेक्ट होगा, यानी माइनस आई ग्रुप लगेगा तब। अगर प्लस आई है यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ठीक है, तो ये आपका एसिडिटी को लो कर देगा, एसिडिटी को लो कर देगा। मैं सिंपल एसिडिटी बोल रहा हूँ, एसिडिटी लो करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बोलो चलेगा। ठीक है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। इसका भी कहानी वही चलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट कि नंबर ऑफ, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ एल्किल चेन इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ एल्किल चेन इंक्रीज्ड with decreased एसिडिटी। ठीक है, समझ में आया? नंबर ऑफ एल्किल चेन इंक्रीज बढ़ेगा तो विथ डिक्रीज्ड एसिडिटी। जैसे देखो, एक में रखा CH3OH मिथानॉल, ठीक है, और एक रखा मैं C2H5OH और एक रखा C3H7OH। अब किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? क्या बोला मैं कि एल्किल चेन अगर इंक्रीज कर रहा है, या तो फिर कहो कार्बन अगर एल्किल में कार्बन बढ़ रहा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा, क्योंकि ये प्लस है, प्लस आई है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। अब भाई C3 ये एल्किल है ना, ये भी एल्किल है, ये भी एल्किल है, लेकिन मैं सीक्वेंस बताया था प्लस आई का। ठीक, सबसे ज़्यादा इसका होता है, यानी ये बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को देता है। अगर मान लो ये सब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से दे रहा है तो H कहाँ रिमूव हो पाएगा? H जा नहीं पाएगा, यानी सबसे कम एसिडिक ये होगा और फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ठीक, सबसे कम ये, फिर इससे थोड़ा ज़्यादा ये, फिर ये ज़्यादा। यानी आप कह सकते हो कि मिथानॉल थोड़ा ज़्यादा एसिडिक होता है, यानी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ये दोनों से अगर कंपेयर करो तो इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट के अनुसार लिखना। ठीक है, एसिडिटी ऑर्डर, ध्यान सुनना, एसिडिटी ऑर्डर और एसिडिक ऑर्डर लिखो, जो मैं एसिडिटी लिख देता हूँ। ठीक है ना, एसिडिक ऑर्डर जो भी लिखना चाहो लिख। एसिडिक ऑर्डर
याद रख लो। थर्ड डिग्री एल्कोहल का ज़्यादा होगा, थर्ड डिग्री एल्कोहल का ज़्यादा होगा, थर्ड डिग्री एल्कोहल का ज़्यादा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, थर्ड डिग्री का कम होगा, फिर 1 डिग्री सॉरी 2 डिग्री आएगा, फिर आपका 1 डिग्री आएगा। ठीक है, ऐसे लिखो, ध्यान सुनना। जैसे देखो कार्बन यहाँ पर OH लगाया, यहाँ पर एक मिथाइल जोड़ दिया, यहाँ पर एक मिथाइल जोड़ दिया, यहाँ पर एक मिथाइल जोड़ दिया, और तीनों क्या है प्लस आई है, प्लस, मैं प्लस का बात कर रहा हूँ, प्लस का बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस आई का बात कर रहा हूँ, यहाँ पर प्लस आई, अगर यहाँ पर प्लस आई लगा है चारों तरफ, तो थर्ड डिग्री का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, फिर आएगा आपका सेकेंडरी, ठीक है, यहाँ पर OH लगा दिया, फिर आपका आएगा क्या CS2, मान लो एक OH लगा दिया, और यहाँ पर OH, ठीक है, एक है, आप इधर लगा सकते हो CS3, ठीक है, एक लगाए। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसका होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तीनों का तीनों इलेक्ट्रॉन देगा, तो मस्त हाइड्रोजन नहीं जा पाएगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। यहाँ पर दो देगा, है ना, 2 आपका प्लस है तो 2 देंगे, यहाँ पर बस एक ही देंगे, ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया पूरा क्लियर बात? तो ये थोड़ा याद रख लो, लिख लिए, ठीक है। अब यहां पर देखना और एक चीज, अगर मैं ये रखा जैसे वहां पर बताया था OH, यहां पर 2 Cl रखा OH, और यहां पर 1 Cl रखा, और यहां पर मैं CS3 रखा, बस CS3 OH रखा। अब किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? देखो ये तो माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तीनों का तीनों माइनस, इन्हें सब इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे मस्त, तो हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये दोनों का पावर थोड़ा कम होगा, क्योंकि 2 खींच रहे हैं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 खींच रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं खींच रहा है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, फिर आपका ये आएगा, फिर आपका ये आएगा, फिर लास्ट में वो आएगा। तो ये आपका एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया पूरा क्लियर बात? पूरा क्लियर बात? चलो मैं आपको कुछ देता हूँ इसका एसिडिक, ये समझ में आ गया क्यों ऐसे हुआ? यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप बढ़ेगा, ऐसे ऐसे एसिडिक एल्कोहल का, ऐसे से यहाँ पर ऐसे लिखो कि ऐसे लिखो, ये पॉइंट नोट करो, पॉइंट नोट करना कि एसिडिक स्ट्रेंथ increased with increased number of माइनस आई ग्रुप। सेम का मैं बात कर रहा हूँ, सेम का है ना, सेम है, यहाँ पर सब क्लोरीन है, माइनस आई ग्रुप, तो सेम का बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लिए। यहाँ पर बढ़ा, यहाँ पर आप फ्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, कुछ भी। ठीक है, पॉइंट नोट समझ में आ गया। चलिए मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, चलिए करके दिखाइए इसको। आपको एसिडिक ऑर्डर बताना है, करेक्ट एसिडिक ऑर्डर। ठीक है, क्या होगा? चलो आपको एसिडिक ऑर्डर बताना है। चलो सही प्रकार आपको अरेंज करना है। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ पर I लगा दिया। यहाँ पर देखो मान लो पोजीशन सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर Br है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर मान लो क्लोरीन है, यहाँ पर आपका OH है। ठीक है, इतना पूरा क्लियर बात? पूरा क्लियर बात? पूरा क्लियर बात? और एक मैं दे रहा हूँ, चलो OH और यहाँ पर F है। क्या होगा ऑर्डर बताओ? ये आयोडीन। अब ये तीनों अगर हम देखेंगे तो सब आपका क्या है, माइनस आई ग्रुप में आता है। किस में आता है? माइनस आई ग्रुप। और ऑर्डर क्या होता है, कौन ज़्यादा खींचता है भाई? इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आपका आयोडीन आता है। जो ज़्यादा खींचेगा
वो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा। कौन ज़्यादा खींचेगा? फ्लोरीन, सो ये ज़्यादा होगा। फिर आता है क्लोरीन, ये ज़्यादा खींचेगा, अपने तरफ ज़्यादा ये भी खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो ये भी खींचेगा पूरा, तो ये H इजीली रिमूव, यहाँ पर तो इजीली हो जाएगा क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा। फिर आपका लास्ट में ये आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका, दिख रहा है, चेक कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, 1.5 घंटा होने वाला है, समझ में आ गया पूरा कहानी। तो ये आपका था रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। अब बेस का थोड़ा हम देख लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बेस। तो हम बेस कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ग्रुप का ज्यादा बेस होगा, यानी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, चलो 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 अब बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा देख लेते हैं। कितना नंबर गया भाई? 5 नंबर चलेगा ना। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक और स्ट्रेंथ ऑफ बेस लिख दो ना, स्ट्रेंथ ऑफ बेस। और बेस का हम चेक करेंगे कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रांग होगा, यानी स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसका हम देखेंगे। ठीक है, देखना यहां से पूछता है सवाल। ठीक है, बेस मतलब क्या होता है? बेस कौन सा हम बोलते हैं, कौन सा मतलब ग्रुप को बोलते हैं बेस? पता है ना, बेसिक चीज, जो कि इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर पाए, which can easily क्या, easily accept इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी इजीली डोनेट ना, सॉरी डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, हम नॉर्मली माइनस साइन में दिखाते हैं। ठीक है, जैसे H माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, ये सब। ठीक है, ये कह सकते हैं। ठीक है, यानी जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली हम एमीन्स का बात करते हैं, NH2 का बात करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना आप। ठीक है, पहले सुनना, अगर एमीन्स अगर गैसियस स्टेट में है, यानी गैस फेज में है, ध्यान सुनना, गैस फेज में अगर है, चलो इसको मैं आपको ऐसे बताता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। पहले एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे आपके पास NH है, NH3 एमोनिया है। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, और एक दिया मैं NH, ठीक है, NH दे दिया, चलो यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया। चलो अब ये जो बेस होता है, आपका जो बेस होता है, ध्यान सुनना, अगर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगा है, अगर प्लस आई ग्रुप लगा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। बेसिक स्ट्रेंथ, मोर बेसिक स्ट्रेंथ लिख दो, मोर बेसिक लिख दो, जो भी लिखो लिखो, मोर बेसिक होता है। अगर प्लस आई ग्रुप दिख गया, जैसे आपका एल्काइल ग्रुप R, CH3, C2H5, ये सब और भी है जो मैं सीक्वेंस बताया हूँ, सब याद कर रख लो। अगर माइनस आई होगा तो भाई इलेक्ट्रॉन, अरे भाई बेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा ना। अब प्लस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को देता है, तो बेसिक नेचर का होगा। माइनस आई इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो आपका एसिडिक हो जाएगा ना, यानी कम बेसिक होगा, कम बेसिक नेचर होगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। अगर माइनस आई ग्रुप दिख गया तो समझ जाना वहाँ पर घोटाला हो जाएगा बेसिक का, है ना। बेसिक जो स्ट्रेंथ होगा ये लेस बेसिक होगा, आप कह सकते हैं लेस बेसिक होगा। अब देखना भाई, यहाँ पर कुछ भी प्लस आई नहीं लगा है, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा जो कि प्लस है, यानी मस्त इलेक्ट्रॉन को देगा, तो भाई ये इजीली दूसरा किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, और ये तो इसके पास तो है लेकिन ये कोई इसको और नहीं दे रहा है, सो ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ये बेसिक ऑर्डर है, बेसिक ऑर्डर। ठीक है ना, समझ में आया? पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। अब ध्यान सुनो, अब ये जो एमीन्स है,
ध्यान सुनना, यहां से बनता है ये जो एमीन्स है गैस फेज में, ध्यान सुना, गैस फेज में जो आपका एमीन्स है, टॉर्सियरी एमीन्स का ज़्यादा बेसिक नेचर होता है, ठीक है, बेसिक नेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, ध्यान सुनना। फिर आता है आपका सेकेंडरी एमीन, ये आपका टॉर्सियरी एमीन। फिर आपका आता है ये एक RN लगेगा, ठीक है, NH2, ठीक है, ठीक है, और लास्ट में आता है आपका NH3, ठीक है, सबसे कम ये आपका बेसिक नेचर का होता है। बात समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर, ठीक है। जैसे मैं आपको समझ में, गैस फेज में टर्शियरी एमीन का बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होता है, फिर ये इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ये मोर बेसिक होता है, याद रख लो, ये पूछता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलिए, जैसे चलो एक छोटा वाला एग्जांपल लेते हैं। CH3 यहाँ पर लगा दिया, CH3 यहाँ पर लगा दो, CH3 यहाँ पर 3+ I ग्रुप लगा है, देखो, ठीक है। अब यहाँ पर N लगा दिया, ठीक है, सॉरी ये आपका N है, ये N है, लोन पेयर है, ठीक। यहाँ पर 2 CH3 लगाया, सॉरी यहाँ पर NH, ठीक, इधर लगा दिया। यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर आपका एक CH3 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर NH3 लगा दिया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ज़्यादा ब्रांच है और मतलब कह सकते हैं ज़्यादा +I ग्रुप है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी हो जाएगा, तो किसी को भी दे सकता है इलेक्ट्रॉन, यानी बेसिक नेचर होगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर ये होगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, सबसे कम ये, यानी ये ज़्यादा एसिडिक भी होगा, आप कह सकते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा ये, यानी ये ज़्यादा बेसिक होगा। क्लियर बात, पूरा क्लियर बात। ये आपका गैस फेज का है, किसका है? गैस फेज का। लेकिन एक्वास में, यानी पानी में अगर देखेंगे तो ध्यान देना, ये ऑर्डर याद रख लो बस, ठीक है। एक्वास में देखेंगे, एक्वास सॉल्यूशन में अगर देखेंगे, है ना, और लिक्विड स्टेट में अगर देखेंगे, तो सबसे पहले सेकेंडरी आता है। क्या आता है? सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी आता है सबसे, इसका बेसिक नेचर ज़्यादा होता है, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आता है आपका कौन टर्शियरी। ये आपका सेकेंडरी पहले आता है, फिर टर्शियरी एमीन्स आता है, एमीन्स है ना, ये आपका एमीन्स होता है, ठीक है, NH2 वाला कहानी। फिर आपका आता है क्या? प्राइमरी, CH3 NH, CH3 NH, ठीक है, NH2। फिर आपका आएगा क्या? NH3, हाँ NH3, ठीक है। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। पूरा क्लियर बात, याद रख लो। और एक चीज यहां पर एमीन्स का पूछ लेता है, ध्यान से सुनना। ये समझ में आ गया कि +I ग्रुप दिखेगा तो मोर बेसिक होगा, माइनस दिखेगा तो लेस बेसिक होगा। अब यहां पर कई बार साइक्लिक में पूछ लेता है बेसिक का, ठीक है। अब जैसे देखो यहां पर और एक चीज यहां पर नोट करना, ठीक है। अगर साइक्लिक में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज्ड इन साइक्लिक नाइट्रोजन containing compound, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है इन साइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग, मतलब नाइट्रोजन होना चाहिए, कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, देन आपका कंपाउंड,
नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज इन साइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड with decreased लिखो, सॉरी with increased होगा, with increased बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज इन साइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड विथ इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बोल रहे हैं, अगर साइक्लिक आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा यानी चेन बढ़ेगा, कार्बन बढ़ेगा, उसी के अनुसार आपका बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। जैसे देखो मैं यहाँ पर दिया, चलो यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड बनाया, ठीक है, लोन पेयर है, यहाँ पर एक H लगाया, 1 2 3 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन। अब जैसे देखो मैं और एक कार्बन बढ़ाया, 4 कार्बन रख दिया, यहाँ पर 4 कार्बन रख दिया, 1 2 3 4 नाइट्रोजन तो है, ठीक है, यहाँ पर 4 कार्बन है, साइक्लिक, ये साइक्लिक है, 4 कार्बन है। अब जैसे देखो मैं 5 कार्बन का बनाया, यहाँ पर नाइट्रोजन रखा, यहाँ पर नाइट्रोजन लोन पेयर है, 1 हाइड्रोजन लगा दिया, और एक लगाया मैं, चलो ये 6 कार्बन का मैं बना रहा हूँ, चलो यहाँ पर नाइट्रोजन और एक कार्बन इधर लगा दिया, तो फिर ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन ये देगा, ठीक है। अब किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, मैं क्या बोला कि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेगा उसी के अनुसार बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, यहाँ पर भी नहीं दे पाएगा, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर जैसे जैसे बढ़ेगा ये दे पाएगा, ये दे पाएगा, लेकिन ये दे पाएगा, है ना, ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन मस्त देगा, तो इजीली इलेक्ट्रॉन दूसरा किसी को दे सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, सबसे कम ये होगा, यानी आपका लेस बेसिक होगा, इसका स्ट्रेंथ कम होगा, सबसे ज़्यादा उसका होगा। समझ में आया। वैसे भी यहाँ पर कार्बन कितना है, 2 3 4 5 कार्बन है, तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा, और ये 6, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है CH3 जो कि इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगा, ठीक है, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। क्लियर बात। और एक चीज़ यहाँ पर पूछता है, ध्यान सुनिए, समझ में आ गया। और एक चीज़ नोट करना, अगर आपको इस प्रकार कंपाउंड ना मिले, आप दूसरा प्रकार का अगर कंपाउंड दिख गया आपको, मान लो पूछ लिया, ठीक है, अब और एक चीज़ नोट करना, कि S कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है, S कैरेक्टर बढ़ा यानी परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा भाई, घट जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास आ जाएगा ना, S कैरेक्टर मतलब न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, तो कहाँ इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, है ना, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये समझ सकते हैं। सिंपल याद रखो भाई, S कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चलिए इसका मस्त वाला एग्जांपल, यहाँ पर C लगा दिया, चलो यहाँ पर NH2 लगा दिया, ठीक है, क्लियर बात। और एक दिया मैं C, और यहाँ पर मान लो डबल बॉन्ड दे दिया, NH दे दिया, लोन पेयर है, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड NH है, लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, और ये भी लोन पेयर है। अब कैसे डिसाइड करोगे भाई, ठीक है। अब जब इस प्रकार का होगा तो ध्यान से सुनना, आपको S कैरेक्टर देखना है, S कैरेक्टर। अब देखो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका लोन पेयर एक सिग्मा, एक लोन पेयर एक सिग्मा, मतलब sp हाइब्रिडेशन हो गया। नाइट्रोजन का देखो, ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन एक सिग्मा, इसको सिग्मा मान लो, ठीक है, एक सिग्मा मतलब ये आपका हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन भी है ना भाई, एक सिग्मा ये सॉरी आपका ये हो जाएगा 3 1 4, ये हाइड्रोजन नहीं लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर sp हो गया 1 2 यानी sp 1 2 और हाइड्रोजन एक है ना, 3 सिग्मा यानी sp2, और यहाँ पर देखेंगे तो sp3, ठीक है, 1 सिग्मा 2 हाइड्रोजन है, 2 सिग्मा, ये सिग्मा, यहाँ पर 2 सिग्मा है, तो sp3। अब हम जानते हैं sp का S कैरेक्टर होता है सबसे ज़्यादा 50% के आसपास होता है,
sp2 का आपका 33% होता है एस कैरेक्टर और इसका होता है 25% होता है। तो मैं क्या बताया कि जिसका एस कैरेक्टर ज़्यादा वो बेसिक स्ट्रेंथ उसका उतना कम। तो ये सबसे ज़्यादा है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा एज कम्पेयर टू दिच। ठीक है, जब इस प्रकार का दिख गया तो समझ जाना। ठीक है, हाँ अगर मान लो यहाँ पर एसिडिक ऑर्डर पूछ लिया आपको तो ये उल्टा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ये एसिडिक होगा क्योंकि एस कैरेक्टर यहाँ पर ज़्यादा है। एस कैरेक्टर ज़्यादा मतलब एस और ऑर्बिटल मतलब पूरा पास में है, एसपीडी होता है मतलब न्यूक्लियस के पास में, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसका मतलब एसिडिटी ज़्यादा होगा। बेसिक का उल्टा होता है एसिडिक। क्लियर बात, पूरा क्लियर, समझ में आ रहा है पूरा। इस प्रकार आपको सवाल पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया दिख रहा है, समझ में आ गया। सो गाइस हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जो कि थोड़ा लेंदी टॉपिक था, ठीक है, तो बहुत कुछ हम यहाँ पर सीखे। वैसे और भी है बहुत कुछ इंडक्टिव इफेक्ट में है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, तो जितना आपके लिए नीड था मैं सब कोशिश किया बताने का। ठीक है, तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, और ये सीक्वेंस दो तो याद कर लेना। ठीक है, प्लस आई और माइनस आई बहुत काम आएगा, बहुत काम, पूरा पानी जैसा पी लो उसको। ठीक है, तो गाइस हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लेंगे क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। छोटा लेक्चर होगा, आज होगा या तो फिर कल हो जाएगा अपलोड। ठीक है, अब तो रेगुलर हमारा चलता रहेगा, एक दिन में 1 ठो 2 ठो जैसे भी होगा, है ना, ऐसे मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आपको नहीं वीडियो को। ठीक है, तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, शिफ्ट होता है, यानी पूरा पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा का एटम के पास चला जाता है, पूरा 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो हम वहीं पे बात करेंगे पूरा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।